अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 583वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल 26 जनवरी 2018 को हमने अपने मुल्क के 69वें यौम जमहूरिया को सेलिब्रेट किया। मोहतरम बुज़ुर्गों, बहुत ही अफ़सोस होता है मुझे। हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहलाता है, यानी जमहूरी मुल्क कहलाता है। हमारे मुल्क के संविधान ने, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्क के रहने वाले हर नागरिक को, हर शहरी को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, रंग भेद नस्ल इसको ख़त्म कर दिया। कोई किसी से भी शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है। कोई जिस मज़हब को चाहे उसको इख्तियार कर सकता है। कोई भी इंसान वो इस मुल्क के अंदर पूरी तरह से आज़ाद है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मगर अफ़सोस होता है मोहतरम बुज़ुर्गों, फ़ंडामेंटल राइट्स के बावजूद इस मुल्क के अंदर 70 साल के बाद भी आज तक जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े, जो तेरी मेरी चालू है, वो रंग नस्ल को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, ज़ातिवाद को लेकर, मज़हब को लेकर, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई समाज में से। और हमारे पूरी दुनिया के अंदर गरीब होने के, पूरी दुनिया के अंदर पिछड़ा होने के, अनएजुकेटेड होने के, हमारे अनडेवलप्ड होने के जो रीज़न है वो यही है। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, मुझे अफ़सोस होता है, चूँकि मैं अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मुझे अफ़सोस होता है मैं जब दूसरे मुल्कों को देखता हूँ, जो मुल्क हमारे मुल्क के बाद में आज़ाद हुए, जो ममालिक हमारे मुल्क से 20-20 साल बाद, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, और भी दुनिया के दीगर ममालिक है, दुबई वग़ैरह है, आज से 40-45-50 साल पहले, जहाँ पर वो बेसिक ज़रूरती चीज़ें नहीं थी जो हमारे मुल्क में आज से 100 साल पहले आ चुकी है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले रेलवे ट्रैक की जो बुनियाद डाली गई वो 1858 के अंदर मुंबई और थाने, यानी जो जिसको आज हम वीटी बोलते हैं उसको उस ज़माने में बोरी बंदर कहा जाता था, वहाँ से लेकर तो थाने के बीच में सबसे पहला रेलवे ट्रैक। और जिस टाइम पे ये रेलवे ट्रैक डाला गया, उसी टाइम पे कोलकाता के अंदर दूसरे रेलवे ट्रैक की बुनियाद पड़ रही थी। बस इसके 2-3 महीने के बाद वो रेलवे ट्रैक भी शुरू हुआ, यानी मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर रेलवे ट्रैक डालने की बुनियादें पड़ चुकी थी। और आपको सुनकर हैरत होंगी, अंग्रेज़ जब हमारे मुल्क को छोड़कर गए, वो हमको इतना डेवलप कर चुके थे कि इंडिया बोले तो उस ज़माने में वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज़ के अंदर शुमार होता था। हमारा एक इंडियन रुपया वो 4 ब्रिटिश पाउंड के बराबर समझा जाता था। इतनी यानी इंडिया की ताकत थी। उसके अलावा रेलवे का जो नेटवर्क था, अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में इस पूरे मुल्क के अंदर ऐसा रेलवे का जाल फैला दिया था, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर की रेलवे ट्रैक वो बिछा चुके थे। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है मोहतरम बुज़ुर्गों, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसे अंग्रेज़ों ने फलता फूलता, हंसता खेलता छोड़कर गए थे, हमारे आज़ादी के आज 70 साल के बाद में हम देखते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस मुल्क में कोई फाका कशी से, भूख से नहीं मरता था, आज हमारे यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं। लोगों के पास में घर नहीं है। हमारे यहाँ पर कसम पुरसी, परेशान हाली आज भी वैसी ही है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं थी। उससे बुरा हाल आज हमारे मुल्क का हो चुका है। एक्चुअली मोहतरम बुज़ुर्गों, इसके अंदर हम जितना पॉलिटिक्स को कसूरवार ठहराएंगे, जितना दूसरों को कसूरवार ठहराएंगे, मुझे लगता है हम लोग खुद, हम जो इस मुल्क के सिटीज़न हैं, हम भी उसके लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल, उतने ही ज़िम्मेदार है
जितने हमारे मुल्क के लीडर्स, जितने हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस, जितने हमारे मुल्क के वो तमाम लोग जिन्होंने मुल्क पर हुकूमतें की, वो ज़िम्मेदार हैं, हम भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। मुझे बताओ ना, हम अपने मुल्क के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मुल्क को लूटा, अभी मैं आपको बहुत सारी मिसालें देकर बताता हूँ कि दूसरे मुल्कों में जो तरक्की हुई उसके रीज़न क्या है। वहाँ के जो लोग हैं, पहले तो वो लोगों को अपने मुल्क से, अपने वतन से इतनी मोहब्बत। अभी मिसाल के तौर पर जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये तकरीबन एक साथ में आज़ाद हुए। लेकिन हमारे बाद में जब हमारे मुल्क के अंदर रेलवे ट्रैक पूरे मुल्क में फैल चुका था, उस ज़माने में जापान में रेलवे का नामो निशान भी नहीं था। इतना बुरा हाल था क्योंकि जापान उस एरिए का सबसे ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाला मुल्क, सबकी नाक में दम कर दिया था उसने। उसके लड़ाई झगड़े रशिया के साथ, उसके लड़ाई झगड़े अमेरिका के साथ, उसके लड़ाई झगड़े चाइना के साथ, कोरिया पे तो कब्ज़ा था ही उसका। खैर, हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी बम डालने के बाद में जब ये कोरिया को आज़ादी मिली, फिर कोरिया में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए आपस में, दोनों में ही। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, जब दोनों मुल्क अलग हुए, अलग होने के बाद में उन मुल्कों ने कि भाई हमारा मुल्क खच्चरों से कारों में किस तरह से आ जावे। अच्छा, हैरत की बात, हमारे इंडिया में उस ज़माने में कारें आ चुकी थी। आज भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास पुरानी कारें रखी हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने की ख़ास तौर पे उन्होंने रखी हुई है। हमारे यहाँ पे रोड रास्ते सब थे, लेकिन वो मुल्क ऐसे है, अगर आप वहाँ का सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान, कोरिया वगैरह ये ममालिक ऐसे है, ये सब समंदर के दरमियान में है और सिर्फ वहाँ पे पहाड़ और जंगल, जैसे मैदानी ज़मीनी जो सतह होती है बहुत कम है वहाँ पर, वो आपको मुश्किल से देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अक्सर वहाँ पे आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे और पहाड़ों पे बड़े बड़े जो दरख्त है, जंगल के जंगल बने हुए हैं। अब वो मुल्कों के अंदर खच्चरों से, गधों से वो ज़माने में, और हमारे यहाँ पे हाल ये था कि कारें ऑलरेडी आ चुकी थी, ट्रेनें आ चुकी थी। हमारे यहाँ पे लोग बेहतरीन किस्म के लिबास, वो ज़माने में शेरवानियाँ, कोट वगैरह आप देखेंगे। हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीरें देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें देखेंगे, इसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी भी पुरानी तस्वीरें आती है। उनके बारे में तो मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि वो सिगरेट जो पीते थे, वो स्पेशल सिगरेट जो है वो ब्रिटेन से आया करता था। और एक मर्तबा वो किसी मीटिंग के अंदर थे और वहाँ पर उनका जो ब्रांड है सिगरेट का, वो सिगरेट नहीं मिला, उन्होंने वो मीटिंग छोड़ के वहाँ से निकल गए। मतलब ये नवाबी पने जो थे हमारे लोगों के अंदर, ये पहले से उस ज़माने में ये मुल्क इतना डेवलप होया हुआ था। लेकिन ये जो ममालिक है, जापान, कोरिया वगैरह, यहाँ पे खाने के वांदे थे। इंडिया ने, ये तारीख़ के किताबों में लिखा हुआ है, इंडिया ने उस ज़माने में एक पूरा क्या पूरा अनाज से भरा हुआ जहाज़ वो जापान और कोरिया को भेजा था, ख़ास तौर पे वहाँ पे ये सारे हालात की वजह से। यानी हमारी कंडीशन सोचो, सिचुएशन, हम लोग किस लेवल पर थे उस ज़माने के अंदर। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, उन मुल्कों को जो डेवलप किया वहाँ के लीडरों ने नहीं, बल्कि वहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक उसने कैसा कोऑपरेट किया अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को। अभी मैं इतिहास पढ़ते रहता हूँ, उसके अंदर मैंने पढ़ा कि जापान में ये सारे बर्बादी के हालात जब हुए, उसके बाद वहाँ पर जो नई गवर्नमेंटें बनी, उन्होंने मुल्क को डेवलपमेंट करने के लिए कहा कि भाई अब अपने को लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ झगड़ कर क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिवाय बर्बादी के। लोगों के पास खाने को नहीं है और हम चुप बिला वजह की लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर अपनी कौम को, अपने नौजवानों को लगाया। सेम साउथ कोरिया का भी हाल, दोनों मुल्कों ने। और 1960 के अंदर, 60-65 के पीरियड के अंदर उन्होंने जो है अपने मुल्क के अंदर टेक्निकल और टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन की बुनियाद रखी। हर आदमी को कोई ना कोई टेक्निकल काम आना चाहिए, उसको टेक्नीशियन बनाकर मुल्क के अंदर नए नए प्रोडक्ट बनाने लगे। एक तरफ जापान अपनी जगह पे तरक्की कर रहा था, दूसरी तरफ साउथ कोरिया
वो ज़माना ऐसा था कि मुल्क के 90% लोग ऐसे थे जो कुछ ना कुछ काम वहाँ पे करते थे, यानी किसी के भी पास में फ्री टाइम नहीं होता था कि नहीं हमको अपने मुल्क को कुछ बनाना है। और दोनों मुल्कों में कंपटीशन जो चल रहा था वो इस बात को लेकर, कोरिया ये चाहता था कि भाई हम लोग जापान से अलग हुए तो हम उसको बताएंगे कि तरक्की के अंदर हम तेरे से कुछ कम नहीं है, तेरे से अलग होकर भी हम कुछ बन के बता सकते हैं। और जापान को ये ज़िद थी कि वो अमेरिका को ये बताए कि वो अमेरिका से बड़ा हुआ जो है दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। अब यही जो आपस के अंदर कंपटीशन था, वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के लोगों को इस चीज़ ने मजबूर किया अपने मुल्क को संवारने के लिए। अब आज के हालात ये है कि दोनों भी मुल्क दुनिया के टॉप 10 डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट के अंदर आते हैं। वहाँ के लोगों में अपने मुल्क की जो मोहब्बत और मैं अपने देश को कैसे डेवलप करूँ उसका जो जज्बा है, वो तो मैंने खुद साउथ कोरिया के अंदर जो है एक हफ़्ता भर रहकर देख लिया हूँ। एक रोड से, एक रास्ते से मैंने देखा एक नौजवान को कि कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। वो कॉलेज का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, एजुकेटेड नौजवान, उसको टाई लगी हुई है, उसने कोट पहना हुआ है और वो अपनी गाड़ी को साइड में खड़े करके उतरा और वो सब जमा करने लगा वहाँ से। वो सारे जमा करने के बाद में फिर वो वहाँ से आगे निकल गया। तो मैंने, मेरे साथ में जो रहबर थे, मैं बोला यार ये क्या कर रहा था? बोले रोड पे शायद कागज़ के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। उस नौजवान ने ये नहीं बर्दाश्त किया कि मेरे मुल्क के अंदर कागज़ के कुछ टुकड़े वो रोड पे, रास्ते पे पड़े रहे। ये मेरा अपना मुल्क है। उसके कंपैरिजन में आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर लोग मर्सिडीज़ कार में सफ़र कर रहे हैं, BMW, ऑडी, होंडा सिटी, कैमरी, ऐसी बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े जो ब्रांड है वैसी गाड़ियों के अंदर। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर ऐसे लोग ही चलती कार में से, कचरे की थैली होती है साथ में, और वो चलती कार में से एक हाथ से वो थैली को फेंक देते हैं रोड के किनारे से। कभी वक्त वो रोड पे गिर जाती तो कचरा रास्ते पे फैल जाता। अब पीछे से जो गाड़ियाँ आने वाली होती है वो बेचारे इतने स्पीड में होते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते कि रास्ते में क्या गिरा। और क्योंकि ये तो आदत पड़ गई हुई है बोले हमको गंदगी में रहने की, गंदे बिसांदे रहने की। अब मैं सोचता हूँ ये जो कार चलाने वाला है, चाहे वो होंडा सिटी हो, ऑडी हो, मर्सिडीज़ हो, BMW हो, ये बैल को पैसे के बलबूते पर कार तो आ गई, इंसान बना नहीं है। और यही बैल जब इंग्लैंड में जाएगा, USA में जाएगा और किसी मुल्क में जाएगा ना, वहाँ पे इंसान बनने की कोशिश, यानी बहुत मैं हायर क्वालिफाइड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्टैंडर्ड हूँ, वहाँ कोशिश करेगा लोगों को दिखाने की। और अपने मुल्क में बैल बना हुआ है बैल। हमने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है कि भाई हम तो बहुत गंदे लोग हैं, गंदे। आदत है बोले हमको। मेरे एक दोस्त है, वो बाहर मुल्क से आए, एक जगह पर उनको एक हिस्टोरिकल प्लेस देखना था, मैं साथ में ही था उनके। बोले यार मुझे वॉशरूम जाना है तहारत के लिए। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैंने वहाँ पे तहकीकात किया तो पता चला यहाँ पे फ़लानी जगह पे टॉयलेट है। हम लोग वहाँ पर गए। उसने बोला ये पेड है, बोले फ्री में नहीं है। मैंने कहा भाई नो प्रॉब्लम, जो भी पैसे होंगे, मैंने 10 रुपये निकाल कर उसको दे दिया। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछे, बोले वाई मिस्टर सैयद यू आर पेइंग वाई? मैं बोला इन इंडिया नथिंग, यू शुड पे फॉर एवरीथिंग। उसके बाद में वो मेरे जो दोस्त थे वो गए बैतुल खला के अंदर। वो अल्लाह का बंदा बग़ैर इस्तिंजा किए के अपनी नाक पे रुमाल रख के बाहर आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैं बोला भाई क्या हो गया? अंदर कोई बिच्छू है, कोई जानवर है? नो 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 नो, सो मच अगली, ओ माय गॉड, नो नो, आई विल इन होटल, नो नो प्रॉब्लम, आई विल इन होटल। उसके बाद में मैं गया वो बैतुल खला देखने के वास्ते में। मैंने देखा उसमें पूरी दीवार पे ऐसे गुटके खा खा के पिचकारियाँ मारी हुई है, गंदगी, बदबू ऐसी ख़तरनाक उसके अंदर आ रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने कहा ये हिस्टोरिकल प्लेस है, पूरे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, वो
हमारा बैतुल खला, हमारा रहन सहन, मतलब वो ये जो देखेंगे दीवारों पे लिखा हुआ, उस पे गुटके खा खा के पिचकारियाँ मारी हुई, दरवाज़ा पूरा सड़ चुका है उसका, इतनी गंदी गलीज बदबू उसके अंदर आ रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये सब देखने के बाद में फ़ौरन बाहर निकल गया। वो उसने कहा ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल है जीने का, रहने का। मोहतरम बुजुर्गों, ये हाल है हमारा। गवर्नमेंट ने एक ट्रेन शुरू की मुंबई से गोवा के लिए। वो नई ट्रेन पे पत्थर मार के लोगों ने, अरे तुम्हारे मुल्क की ट्रेन है रे, अरे तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे दुश्मन मुल्क की नहीं, उसको पत्थर मार मार के कांच फोड़ दिए। मेरे पास अभी तक तस्वीरें हैं उसकी। उसमें हेडफोन, उसमें टीवी, उसमें पता नहीं क्या क्या सिस्टम था। वो स्क्रीन जो थे सीट के पीछे, उसको उखाड़ उखाड़ के घरों को लेकर चले गए। उसके अंदर जो वॉश बेसन थे हाथ धोने के, मतलब क्या है ये भिखारीपन। ये चीज़ों की वजह से हमारा मुल्क जो है ना, आज तक दूसरे मुल्कों के कंपैरिजन में पीछे है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।